तो दोस्तों आज के एपिसोड में शेनलॉ का फ्लाइंग स्वॉर्ड को चलाने का टेस्ट होगा। इस एपिसोड में वो फ्लाइंग स्वॉर्ड को चलाना सीखेगा, तो इस एपिसोड को एंड तक देखना। तो जैसा कि अब तक के हमने देखा था, शेनलॉ का इनर डिसाइपल बनने का टेस्ट शुरू हो गया था। इनर डिसाइपल बनने के लिए जो टेस्ट देना था उसके अंदर उसे एक डिवाइन स्वॉर्ड को हाथ लगाना पड़ेगा। हाथ लगाने के बाद डिवाइन स्वॉर्ड जितनी ज्यादा पावर को बाहर निकालेगी उस हिसाब से टेस्ट का विनर अनाउंस किया जाएगा। शेनलॉ ने बड़ी आसानी के साथ इस टेस्ट को क्लियर तो कर लिया था, लेकिन इसके बाद बारी आती है मास्टर जेनरेन की। मास्टर जेनरेन ने जैसे ही उस स्वॉर्ड को हाथ लगाया था, वो डिवाइन स्वॉर्ड अपनी पावर को ही नहीं एक्टिवेट करती, बल्कि वो डिवाइन स्वॉर्ड तो पगला चुकी थी। वो इतनी ज्यादा पावर को बाहर फेंक रही होती है कि पूरा तूफान आ जाता है, क्योंकि मास्टर जेनरेन असल में तो बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया। ये मास्टर जेनरेन तो बाहर से एक नंबर का लूजर लगता है, लेकिन अंदर से तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तभी तो यहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड तक के पगला गई, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किंशन सेक के एक कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर अलग अलग किंशन सेक की जो पीक मास्टर है वो सभी आकर मीटिंग वगैरह करते हैं। वो जगह बिल्कुल आसमान में बनी होती है और यहीं पर आकर किंशन सेक के पीक मास्टर को अपनी मीटिंग करनी होती है। वहाँ पर 5 अलग अलग तरह के पत्थर भी रखे हुए थे, जिसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर जो 5 पीक मास्टर आने वाले हैं, सबसे पहले उनकी स्वॉर्ड आती है और उस स्वॉर्ड के साथ साथ उन सभी पीक मास्टर की सोल भी यहाँ पर आ चुकी थी, क्योंकि यहाँ की जो पीक मास्टर है उनकी स्वॉर्ड उनकी सोल से जुड़ी हुई है। तो कभी भी उन्हें इस तरह की कॉन्फ्रेंस या मीटिंग वगैरह करनी होती है तो वो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड को वहां पर भेजते हैं और वो स्वॉर्ड उनके अंदर से उनकी सोल को बाहर निकालती है, जहां पर ये जो सारी मास्टर होंगे उन सभी की सोल आपस में मीटिंग करती है। असल में ये सारे पीक मास्टर तो अपने अपने पीक के अंदर होंगे, लेकिन सिर्फ उनकी स्वॉर्ड जो उनकी सोल को यहाँ पर लेकर आई थी वो लोग यहाँ पर मीटिंग करेंगे। 5 के 5 पीक मास्टर जो थे वो यहाँ पर आ चुके थे मीटिंग के लिए। यहाँ पर जो मीटिंग होने वाली थी उसमें का जो एक पीक मास्टर होता है वो कहता है कि कुछ दिनों बाद सेक्ट में कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, तो उसके लिए हमें कौन से प्राइज और कौन से रिवॉर्ड वगैरह देने होंगे, उन सभी के बारे में आज हमें डिसाइड करना है। यही डिसाइड करने के लिए वो 5 के 5 पीक मास्टर यहाँ पर आए हुए थे। उनमें से जो एक लड़की पीक मास्टर होती है वो वहाँ पर कह रही थी कि मुझे यहाँ पर ना एक सवाल करना है। जब मैं इनर सेक्ट से गुजर रही थी ना, तो मैंने वहाँ पर एंसेस्टर लोगों की पेंटिंग देखी, उसी के अंदर ना मास्टर जेनरेन की भी पेंटिंग को रखा गया है। तो मास्टर जेनरेन की पेंटिंग को वहाँ पर क्यों रखा गया, जबकि वो तो यहाँ से हेवन में जा चुके हैं ना, तो उनकी पेंटिंग वहाँ एंसेस्टर के साथ में रखने का क्या ही मतलब हुआ, मुझे इसका जवाब जानना है। दूसरा पीक मास्टर वहाँ पर कह रहा था कि ये तो उनके लिए एक रिस्पेक्ट की बात है ना। यंग जनरेशन यानी कि जो नए नए डिसाइपल सेक्ट के अंदर आते हैं वो सभी एंसेस्टर को देखकर उनसे प्रेरित होते हैं और खुद को मोटिवेट फील करवाते हैं कि यहाँ पर एंसेस्टर इतना अच्छा कर चुके हैं तो हम भी उनकी तरह बाद में जाकर बन सकते हैं। ये उनकी मोटिवेशन के लिए ही रखा गया है, इसलिए हमने वहाँ पर मास्टर जेनरेन की भी पेंटिंग को लगा दिया। लेकिन वो लड़की कहती है कि यहाँ पर अगर इस तरह से मोटिवेशन बढ़ाने के लिए पेंटिंग को लगाना है तो आपको उसे अलग जगह लगाना चाहिए था ना। आपने मरे हुए लोगों के साथ उनकी पेंटिंग क्यों लगा दी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मास्टर जेनरेन मर गए हैं, वो हेवन में नहीं गए, जबकि वो तो हेवन में जा चुके हैं ना? तो क्या ही मतलब हुआ मरे लोगों के साथ में उनकी वहां पर पेंटिंग को लगाने का? तब दूसरा पीक मास्टर वहां पर कह रहा होता है कि देखो हमारा जो किंशन सेक्ट है ना उसमें टोटल 9 पीक आते हैं। हर एक पीक के पास अपनी अपनी एक डिवाइन स्वॉर्ड थी, और ये अगर 9 के 9 डिवाइन स्वॉर्ड आपस में मिल जाए ना तो वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरी दुनिया को रूल कर सकती है। वो 9 डिवाइन स्वॉर्ड हमारे किंशन सेक्ट की शान थी। लेकिन मास्टर जेनरेन जब हेवन में जा रहा था तो वो जाने से पहले 2 स्वॉर्ड को अपने साथ लेकर चला गया। इस वजह से हमारे किंशन सेक्ट की 2 शान वाली स्वॉर्ड जा चुकी है। तो अब तुम ही बताओ कि जो मास्टर जेनरेन हेवन में गया है वो हमारे लिए फायदा करके गया कि हमारा नुकसान ही करके गया? इससे हमारे सेट को कितनी ज्यादा नुकसान हो चुका है। वो 2 डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर चला गया। वो फीमेल पीक मास्टर जो थी वो वहां पर कह रही थी कि इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, हमारे सेट में ऐसा ही रूल है ना कि अगर कोई बंदा हेवन में जाता है और वो अपनी लाइफ में जिस स्वॉर्ड के साथ कल्टीवेशन कर रहा था वो अपनी स्वॉर्ड को हेवन में लेकर चला जाता है, तो इसमें कोई गलत काम थोड़ी ना किया। अब जैसे कि आपके पास भी अलग अलग पीक है, अगर आपके पीक का कोई डिसाइपल आए जो इतना स्ट्रॉन्ग बने और आगे चलकर वो हेवन में जाने वाला हो तो वो आपके पीक की भी किसी डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर जा सकता है ना। तो ये तो हमारे सेट के लिए एक शान की बात हुई कि वो 2 डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर चले गए। ऐसा हमारे सेट की बेइज्जती तो नहीं हुई? तो आप मरे हुए लोगों के साथ उनकी पेंटिंग को नहीं डाल सकते, उसे वहां से हटाना होगा। दूसरा पीक मास्टर कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डिवाइन स्वॉर्ड हमारे सेट के अंदर है या फिर बाद में वो चली जाएगी। मेरे पास तो सिस्टर जाओ नाम की एक डिसाइपल है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अगर आगे चलकर वो हेवन में जाने वाली रही ना तो मैं अपनी पीक की जो डिवाइन स्वॉर्ड है वो उसे दे दूंगा, वही बड़े शान के साथ। मुझे तो दावे से लगता है कि सिस्टर जाओ आगे चलकर हेवन में जाने वाली होगी ही होगी। उसी तरह से दूसरा पीक मास्टर कह रहा था कि हमने तो सुना है कि जूशियन सेक्ट का जो पीक मास्टर है ना उसने शेनलॉ को अपना डिसाइपल बना लिया। शेनलॉ एक मामूली बंदा नहीं है, वो पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो दिन भी जल्दी आएगा जब शेनलॉ भी हेवन में जाने वाला बन जाएगा। तो जूशियन पीक मास्टर को इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी वाली भी स्वॉर्ड शेनलॉ को दे देंगे जब वो हेवन में जाने वाला रहेगा। मेन पीक मास्टर जो था वो वहां
पर कह रहा था कि मुझे यहाँ पर एक चीज पर डाउट है कि क्या ये सच में शेनलॉ इतना ज्यादा टैलेंटेड है क्या, या फिर हमारे सेट के लीडर ने बस बेवकूफी दिखाते हुए शेनलॉ को इस सेक्ट में शामिल कर लिया। मुझे उसके बारे में जानना है कि असल में ये शेनलॉ किस तरह के टैलेंट को रखता है। वो जो फीमेल पीक मास्टर थी वो कहती थी इसके बारे में ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेट लीडर ने जब पहली बार शेनलॉ सेट के अंदर आया था तो उसी टाइम उसका टैलेंट चेक कर लिया था। उन्होंने उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया था कि ये बहुत ही ज्यादा आगे चलकर जाने वाला है। तो इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि शेनलॉ कोई कमजोर होगा। वो नेचुरली एक टैलेंटेड बंदा है जो कि आगे चलकर हेवन में जा सकता है। जिस पर वो मेन वाला पीक मास्टर कहता है कि ठीक है, अब यहाँ पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तुम सब पीक मास्टर जो भी यहाँ पर हो, तुम सबको ना अपने डिसाइपल को अच्छे से ट्रेनिंग देनी है ताकि आगे चलकर हर एक पीक में से एक ऐसा डिसाइपल निकलकर सामने आए जो हेवन में जा सके। अगर आगे चलकर हमारे 9 पीक में से 9 ऐसे डिसाइपल निकल कर आए जो हेवन में चले जाएंगे तो हमारे सेट की जो शान है वो कहां से कहां पहुंच जाएगी। इसलिए आपको अपने अपने डिसाइपल की ट्रेनिंग को बढ़ाना है। हम अपने सेट की इज्जत को ऊपर ले जाने के लिए किसी भी हद तक के जा सकते हैं। जिसके बाद ये मीटिंग यहाँ पर खत्म कर दी जाती है। इसलिए सारे के सारे लोग वहां से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद वो जो मेन वाला पीक मास्टर था उसके पास एक दूसरा भी बंदा खड़ा होता है। वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल ना हमारे सेट के अंदर सिस्टर जॉ और शेनलॉ के अलावा कोई ऐसा बंदा होगा जो कि हेवन में जा सकता है। लेकिन हाँ, मुझे एक बंदे के ऊपर डाउट है जो कि हाल फिलहाल ही हमारे सेट के अंदर आया है। उसका नाम मास्टर जेनरन है। उसने इस तरह से डिवाइन स्वॉर्ड को हाथ लगाया कि डिवाइन स्वॉर्ड ही एकदम पगला गई। तो मैं क्या सोच रहा था कि हमें ना यहाँ पर उस मास्टर जेनरन को अपने ही पीक का एक डिसाइपल बना लेना चाहिए। अगर वो हमारे साथ शामिल हो गया ना तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आगे चलकर मास्टर जेनरन दोबारा से हमारे पीक की खोई हुई इज्जत को लौटाते हुए हेवन में चला जाएगा। लेकिन पीक मास्टर कह रहा था कि मैंने उस मास्टर जेनरन के बारे में पहले से जानकारी निकाली है। वो एक नंबर का अस्कती बंदा है। उसे ढंग से तो कल्टीवेशन करने का मन भी नहीं है। होगा वो टैलेंटेड, लेकिन वो अभी तो कल्टीवेशन नहीं करना चाह रहा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ कि तुम आगे से ना अच्छे से मास्टर जेनरन के ऊपर नजर रखना। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर उसके अंदर किस तरह का टैलेंट है। और एक और बात, तुम जाकर ना जो पुराना वाला मास्टर जो हेवन में गया था उसकी पेंटिंग को वहां से निकाल दो, क्योंकि वो फीमेल मास्टर सही कह रही थी कि जब वो हेवन में जा चुका है तो हमें मरे हुए लोगों के साथ उसकी पेंटिंग को नहीं लगानी चाहिए। जिस पर वो जो दूसरा वाला बंदा था यहाँ पर इस काम को करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम इनर गेट का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल आ चुके थे। उन्हीं में मास्टर जेनरन भी होता है। वहाँ पर जितने भी एंसेस्टर वगैरह खड़े थे उन सभी की पेंटिंग को लगाया गया होता है। इनर गेट का एक मास्टर सभी डिसाइपल को अपने एंसेस्टर के बारे में बता रहा था कि वो कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। यहाँ पर मास्टर जेनरन की पेंटिंग को निकाल दिया गया था। वो मास्टर वहाँ पर सभी एंसेस्टर की पेंटिंग दिखाकर जितने भी आए हुए डिसाइपल थे उन सभी को मोटिवेट कर रहा था ताकि नए आए हुए डिसाइपल भी मेहनत करें और आगे चलकर खुद को इतना काबिलियत बनाए कि उनकी भी पेंटिंग यहाँ पर लगाई जाए। इसके बाद हमें किंशन सेट के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हर साल जो भी बंदा अपना टेस्ट पूरा करता था उसे माउंटेन की चढ़ाई करने का मौका दिया जाता था। माउंटेन की चढ़ाई करने के बाद उसे माउंटेन के अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग तरह की स्वॉर्ड मिलती है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा काबिलियत होगी वो उस माउंटेन के उतने पीक पर जाएगा और उतनी अच्छी वाली स्वॉर्ड को हासिल करेगा। जो जितना ऊपर जाकर उतनी खास वाली स्वॉर्ड को हासिल करेगा उसकी पोजीशन सेट में उतनी ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। और ये स्वॉर्ड समझो कि एक हिसाब से एंट्री कार्ड है आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। जो भी यहाँ पर माउंटेन के ऊपर जाकर स्वॉर्ड हासिल नहीं कर सकता उसे आने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया ही नहीं जाएगा। इसलिए कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो बड़ी मेहनत के साथ माउंटेन पे चढ़ाई कर रहे थे ताकि उनसे जितना हो सकता है वो उतना ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद वहां से स्वॉर्ड हासिल कर सके। कुछ डिसाइपल ने वहां पर स्वॉर्ड को हासिल कर भी लिया था, लेकिन अभी तक के कोई भी माउंटेन के पीक पर नहीं जा पाया होता है। इसके बाद हमें एक ओल्ड मास्टर के बारे में बताया जाता है जो कि किंशन सेट का ही एक मास्टर है। यहाँ पर यह भी रूल था कि अगर कोई बंदा नया नया सेक्ट में ज्वाइन हुआ है और उसने स्वॉर्ड को ले लिया, लेकिन अगर जब उसकी उम्र हो गई यानी कि वो एकदम बूढ़ा हो गया और मरने के टाइम पे आ चुका है तो उसे अपनी स्वॉर्ड को रिटर्न माउंटेन पे जाकर लगाना पड़ता है। जो बंदा अपनी स्वॉर्ड को रिटर्न लगाने जा रहा है उसने पहली बार जब स्वॉर्ड लिया था तो वो स्वॉर्ड उतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन जितनी भी उसने लाइफ गुजारी है अपने साथ कल्टीवेशन की है और स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाने की कोशिश की है, उसके बाद जो पावरफुल वाली स्वॉर्ड है उसे रिटर्न माउंटेन के ऊपर लगाना पड़ेगा। और जितनी वो स्वॉर्ड पावरफुल होगी उसे उतना ही ऊपर माउंटेन के ऊपर लगाया जाएगा ताकि नया आया हुआ डिसाइपल जिसके अंदर ज्यादा काबिलियत हो वो पुराने मास्टर की ऊपर जाकर वो स्वॉर्ड हासिल कर सके। इसी तरह से एक मास्टर होता है जो लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था, उसकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी तो अपनी 300 साल पुरानी वाली स्वॉर्ड को माउंटेन के ऊपर लगाने जा रहा था ताकि नए आए हुए डिसाइपल जैसे कि मास्टर जेनरन और बाकी लोग जो आए हैं उनमें से कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा बाहर निकल कर आए जो पूरा माउंटेन को क्रॉस करके इस मास्टर वाली स्वॉर्ड जो 300 साल पुरानी है उसे हासिल कर सके। ओल्ड मास्टर यहाँ पर बता रहा था कि मैंने अपनी 300 साल की जिंदगी लगा दी इस स्वॉर्ड को अच्छी तरह से समझने के लिए, लेकिन अभी तक कि मैं इस स्वॉर्ड की मिस्ट्री को नहीं समझ पाया हूँ। वो कह रहा था कि आज से 300 साल बाद जब मैंने पहली बार इस स्वॉर्ड को लिया था तो ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा हैवी थी, मैं इसका ढंग से इस्तेमाल भी
भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तब एक दिन मेरे पास मास्टर जेनरन आया जिसने मेरी स्वॉर्ड को देखा और मेरी स्वॉर्ड की बहुत ही अच्छी तरह से तारीफ की। ये वाला मास्टर वही मास्टर जेनरन था जो कि पिछली लाइफ वाला था, जो कि अभी तक हेवन में नहीं गया था। वो यहाँ पर आने के बाद इस ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड की तारीफ कर रहा होता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा कमाल की और मिस्ट्री से भरी हुई है। जिस दिन तुम इस स्वॉर्ड का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए ना, तो उस दिन तुम इस स्वॉर्ड की मिस्ट्री को जान पाओगे। ये सुनकर वो जो ओल्ड मास्टर था एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि मास्टर जेनरन ने जब मेरी स्वॉर्ड की तारीफ की है तो इसका मतलब साफ है मेरी स्वॉर्ड के अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। इससे वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी छान मार देता है ताकि जान सके कि असल में जो उसकी स्वॉर्ड है उसके अंदर किस तरह की मिस्ट्री है। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी लाइब्रेरी को छान मारने में, अलग अलग तरह की कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने में और स्वॉर्ड की मिस्ट्री जानने में, लेकिन आज तक कि वो उस स्वॉर्ड की मिस्ट्री को नहीं जान पाया। 300 साल जब गुजर गए तो वो ओल्ड मास्टर ने ये फैसला लिया कि नहीं, अब तो मेरी उम्र भी खत्म होने वाली है, तो मैं इस स्वॉर्ड को अब अपने पास लेकर कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जो मैं इस स्वॉर्ड की सीक्रेट को जान पाया, इसलिए अब मुझे इस स्वॉर्ड को माउंटेन पे जाकर लगा देना चाहिए। क्या पता फ्यूचर में कोई दूसरा ऐसा बंदा है जो इस स्वॉर्ड को माउंटेन के पीक पर जाकर निकाले और इस स्वॉर्ड की मिस्ट्री को जान जाए, जो कि मैं अपने 300 साल की उम्र। इसलिए वो जो ओल्ड मास्टर था वो काफी ज्यादा उदास हो चुका था कि मैंने 300 साल लगा दिए लेकिन अभी तक कि मैं अपनी स्वॉर्ड के सीक्रेट को नहीं जान पाया। लेकिन वो खुश भी होता है कि चलो अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में कोई दूसरा ऐसा बंदा आएगा जो इस स्वॉर्ड को निकालेगा माउंटेन के ऊपर से और वो इसका सीक्रेट जान लेगा। ओल्ड मास्टर जैसे ही माउंटेन के पास आया होता है अपनी स्वॉर्ड को रखने के लिए, तो वहीं पर मास्टर जेनरन भी खड़ा हुआ था। मास्टर जेनरन जैसे ही वहां पर ओल्ड मास्टर की वो बड़ी वाली और काफी हैवी स्वॉर्ड देखता है, वो उससे कहता है कि मुझे आपकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा पसंद आ गई है, मैं आपकी स्वॉर्ड लेना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये स्वॉर्ड देंगे? वहां पर खड़ा जो मास्टर था सभी डिसेबल को गाइड करने वाला, वो मास्टर जेनरन से कहता है कि क्या कर रहे हो तुम मास्टर को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यहाँ पर ऐसे आसानी से स्वॉर्ड नहीं ली जा सकती, तुम्हें ये स्वॉर्ड लेनी है तो तुम्हें ये स्वॉर्ड जीतनी पड़ेगी और इसे हासिल करनी पड़ेगी। ओल्ड मास्टर वहां पर मास्टर जेनरन से कह रहा था कि तुम्हें मेरी स्वॉर्ड सच में पसंद आई? तुम्हें पता है इससे पहले एक बंदे ने मेरी तारीफ की थी स्वॉर्ड की, जो कि आज के दिन हेवन में जा चुका है और उसके बाद अगले तुम हो जिसने मेरी ये स्वॉर्ड की तारीफ की है। ओल्ड मास्टर नहीं जानता था कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है वही पिछली लाइफ में उसकी स्वॉर्ड की तारीफ करके गया था और उसी का रीइंकार्नेशन वाला वर्जन उसके सामने खड़ा हुआ है जो दोबारा से उसकी स्वॉर्ड की तारीफ कर रहा है। मास्टर जनरल को तो पता था कि ये बंदा कौन है और हाँ, मैंने इसी की स्वॉर्ड की तारीफ पिछली लाइफ में की थी, क्योंकि मास्टर जनरल के पास उसकी पिछली लाइफ की सारी मेमोरी है। लेकिन उस ओल्ड मास्टर को नहीं पता था कि मास्टर जनरल वही इंसान है। ओल्ड मास्टर वहां पर मास्टर जनरल से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें मेरी स्वॉर्ड चाहिए ना तो तुम्हें इसे हासिल करना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ इस स्वॉर्ड को इस पूरी के पूरे माउंटेन की सबसे टॉप पर लगाने के लिए। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है कि तुम उस टॉप तक की चढ़ाई करने के बाद मेरी स्वॉर्ड को हासिल कर सकते हो तो तुम उस स्वॉर्ड को ले लेना, क्योंकि आज मैं तो वैसे भी इस स्वॉर्ड को रिटर्न रखने के लिए जा ही रहा हूँ। इसके बाद ओल्ड मास्टर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़ा होता है और उसे लेकर माउंटेन के एकदम पीक पर जाना शुरू कर देता है। वहां पर आए हुए सभी डिसेबल ओल्ड मास्टर को ग्रीट कर रहे थे और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी इस स्वॉर्ड के साथ और वापस इसी स्वॉर्ड को वो रिटर्न रखने के लिए जा रहे हैं। उनके जाने के बाद वो मास्टर जो सभी डिसेबल को यहाँ पर लेकर आया हुआ था, वो मास्टर जनरल से कहता है, देखो तुमने यहाँ पर ना ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड की तारीफ की है, तो अब तुम्हें यहाँ पर ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को निकालना होगा, वो भी माउंटेन के पीक के ऊपर जाकर। और तुम इस बात से इनकार कर भी नहीं सकते। अगर तुमने इस चीज से इनकार किया ना तो आने वाला जो कंपटीशन में है उसमें मैं तुम्हारा पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तुम उस स्वॉर्ड को निकालो, उसके बाद ही आने वाले कंपटीशन में तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इतना कहने के बाद वो मास्टर भी वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद मास्टर जनरल कह रहा है कि यार चाहूँ तो मैं अब भी जाकर पीक पर जाऊँ और वहां से उस स्वॉर्ड को निकाल लूं, लेकिन मुझे अस्कत लग रही है इसलिए मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से आराम करने के लिए। दूसरा डिसेबल कहता है कि अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, तुमने अभी वादा किया ना कि तुम पीक पर जाओगे माउंटेन के और वहां से स्वॉर्ड को हासिल करोगे, तुम ऐसे रिटर्न नहीं जा सकते। तभी वहां पर शेनलॉ भी आने लगता है जो कि अपने पीक मास्टर के साथ आया हुआ था। उसका पीक मास्टर उसे खुद यहाँ पर लेकर आया था फ्लाइंग स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करवाने के लिए, क्योंकि शेनलॉ ने पहले ही माउंटेन को क्रॉस करके एक स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है। तो पीक मास्टर शेनलॉ को यहाँ पर लाया होता है ताकि वो उसे सिखा सके कि किस तरह से फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होना है। शेनलॉ जैसे मास्टर जनरल को देखता है वो भागते हुए उसके पास आता है, उससे कहता है कि अरे वाह मास्टर जनरल, आप यहाँ पर हो, मैं आपके लिए कितना परेशान था, कितने दिनों बाद मैं आपको देख रहा हूँ। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। लेकिन शेनलॉ को जो पीक मास्टर था वो गुस्सा होता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसके पास से शेनलॉ ऐसे तड़प कर भाग कर चला गया। दूसरा बंदा पीक मास्टर से कहता है कि आपको पता नहीं कि ये शेनलॉ का ना मालिक है, असल में वो जो बंदा है ना उसका नाम मास्टर जनरल है, उसी का गुलाम है शेनलॉ, इसलिए वो हर बात उसकी मानता है, बिल्कुल एक नौकर की तरह। शेनलॉ का पीक मास्टर ये सुनकर एकदम शॉक्ड में चला जाता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये शेनलॉ इतना टैलेंटेड बंदा और वो भी मेरा डिसेबल होकर किसी लूजर जैसे बंदे का सर्वेंट रहे, नहीं मैं इस चीज को गवारा नहीं कर सकता। वो शेनलॉ को आवाज लगाते हुए कहता है कि तुम मेरे सामने मुझे छोड़कर किसी और के पास कैसे जा सकते हो, तुमने ये करके ना सही नहीं किया, तो इसलिए जल्दी रिटर्न आओ, मैं यहाँ पर तुम्हें
पनिशमेंट दूंगा। ऐसा डिसेबल नहीं कर सकते कि वो अपने मास्टर को छोड़कर किसी दूसरे बंदे के पास चला जाए। शेनलाओ बेचारा एकदम उदास हो जाता है कि यहाँ पर सारे लोग मिलकर मुझे मेरे मास्टर से दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो उदास होकर रिटर्न आता है, जहाँ पर दूसरा बंदा जो था वो डंडे से शेनलाओ की बहुत ही अच्छी तरह से धुलाई करता है। ये उसकी पनिशमेंट थी अपने मास्टर को छोड़कर मास्टर जेनरेन के पास जाने की। शेनलाओ का पीक मास्टर यहाँ पर शेनलाओ को इसलिए मार रहा था ताकि आगे चलकर वो कभी भी मास्टर जेनरेन के पास ना जा सके, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका कोई डिसेबल किसी का नौकर या फिर सर्वेंट रहे। ये चीज उसे गवारा नहीं दे रही थी। इसके बाद शेनलाओ का पीक मास्टर पहाड़ की चढ़ाई करते हुए उसे एकदम टॉप पे लाने की कोशिश करता है, ताकि यहाँ पे लाने के बाद वो शेनलाओ को फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चलना सिखा सके। ऊपर आने के बाद तो शेनलाओ की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ही ऊंची चढ़ाई थी, लेकिन उसे सामने वाली पहाड़ पर कुछ लोग भी दिखाई देते जो खुद भी अपनी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आए थे। वो लोग थोड़ी चढ़ाई करते, थोड़ा कल्टीवेशन करते, ताकि उन्हें उतनी थकान भी ना हो। उन्हीं से मोटिवेट होकर अब शेनलाओ जल्दी जल्दी पहाड़ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसका पीक मास्टर भी खड़ा हुआ था। वहां पर आने के बाद वो लोग इतना ऊपर आ चुके थे कि बादल वहां पर घिरे हुए होते हैं। बादलों को हटाने के लिए वो पीक मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, और पावर का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसा अटैक करता है कि पूरा बादल वहां से छट चुका था, बिल्कुल नीचे की खाई दिख रही होती है। इसके बाद वो शेनलाओ से कहता है कि शेनलाओ जाओ और यहाँ पर अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड पे खड़े होकर ये पूरी खाई को क्रॉस करते हुए नीचे पहुंच जाओ, जहाँ पर हमारा सेट मौजूद है। शेनलाओ ये सुनकर घबरा चुका था कि वो इतना बड़ा काम अकेले कैसे करेगा, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होता है और डरते डरते उसे कंट्रोल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वो सीधा का सीधा नीचे गिरने लग गया था। पीक मास्टर के साथ जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अरे बाप रे, लगता है कि शेनलाओ नीचे गिरकर मर गया, आपको कुछ से कुछ सिखाना तो चाहिए था ना, आपने सीधा का सीधा उसे टास्क दे दिया। लेकिन पीक मास्टर कहता है कि अगर ये शेनलाओ पैदा ही अलग टैलेंट के साथ हुआ है तो इसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर ये टैलेंटेड हुआ तो ये खुद से यहाँ पर स्वॉर्ड को चलाना सीख जाएगा। और जैसे कि पीक मास्टर ने सोचा था वही चीज वहां पर हो जाती है। नीचे से रिटर्न वहां पर शेनलाओ ऊपर आता है, जो कि अब थोड़ा थोड़ा फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़ा होना सीख रहा था। वो काफी अपनी मेहनत करता है और बैलेंस बनाते हुए फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़ा हो रहा था। देखते ही देखते वो धीरे धीरे करके फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चढ़ना सीख जाता है। अभी भी वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो कभी एकदम ज्यादा स्पीड कर लेता तो कभी खुद को एकदम स्लो कर लेता। लेकिन एक हिसाब से काफी हद तक उसे फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़ा होना आ चुका था, और अब वो जहाँ पर भी जाए वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे खड़ा होकर इधर से उधर जा सकता है। इस चीज से शेनलाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि अरे वाह, मैं भी यहाँ पर फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होना सीख गया, ये तो बिल्कुल कमाल की बात है। मैंने नहीं सोचा था कि ये करना इतना ज्यादा आसान होगा, मुझे तो ये करने में काफी ज्यादा डर लगता था। पीक मास्टर शेनलाओ को देखकर कहता है कि हाँ, जैसा मैंने सोचा था ये शेनलाओ बिल्कुल वैसा ही बंदा है। ये सच में एक टैलेंटेड बंदा है जो कि सबसे पहले मेरे ख्याल से हेवन में जाएगा, और अगर ये हेवन में चला गया तो मेरा जो पीक है उसकी रेपुटेशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। हर एक पीक मास्टर मेरे सामने नीचे गिर कर रहेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मास्टर बनकर सामने आऊंगा जो सबसे पहले अपने डिसाइपल को हेवन में भेजेगा। किंशन सेट के अलग अलग पीक मास्टर के अंदर ही कंपटीशन चल रहा है कि कौन अपने डिसाइपल को सबसे पहले हेवन में भेज सकता है। इसी दौर में सब अपने अपने डिसाइपल को ज्यादा अच्छे से मेहनत करवाते हैं ताकि वो उन्हें हेवन में भेज सके। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सबसे पहले दोबारा हेवन में जा पाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।